वहीं नायरा कुणाल की नाशिली आंखों में दहसाया देखकर सदमे में चली गई। उसने खुद को देखा, उस टॉवल में बहुत ही मुश्किल से उसकी थाइस को कवर कर रखा था। खुद की ऐसी हालत देखकर नायरा के गाल शर्म से लाल हो गए। अभी वो अपनी सोच में ही गुम थी। तभी एक झटके में कुणाल ने नायरा को खींच लिया और खुद से एकदम से चिपकाकर बहुत ही मदहोश भरी आवाज में बोला, जान, स्माइलिंग फेस, तुम बहुत सेक्सी हो। आई कांट ब्रीथ, प्लीज हेल्प मी टू गेट सम ऑक्सीजन। कुणाल के शब्द नायरा के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं थे। वह बेशर्म था, लेकिन इतना कब हो गया उसने सोचा। लेकिन यहाँ कुणाल ने बिना किसी देरी के अपने होठों को नायरा के मुलायम होठों पर रख दिए। कुणाल नायरा को डीप किस करने लगा। अब आगे। नायरा तो अभी भी अपनी आंखें फैलाए बस कुणाल को देखे जा रही थी। जब कुणाल ने देखा उसका ध्यान किस पर नहीं है तो उसने नायरा के लोअर लिप को बाइट कर लिया, जिससे नायरा की होश आया और साथ ही उसका मुंह भी हल्का सा खुल गया, जिसे देखकर एक बार फिर कुणाल बिना देरी के अपनी टंग को नायरा के टंग से लपेटकर स्मूच करने लगता है। इतनी इंटेंस किस को फील करते ही नायरा अपना होश खोने लगती है और वो भी कुणाल को किस बेक करने लगती है। कुणाल अभी नायरा के मुंह के हर कोने में घूमते हुए उसे गहराई से चूम रहा था। दोनों को होश ही नहीं रहता कि वो कम एक दूसरे को किस करते हुए बेड पर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। कभी कुणाल नायरा के अपर लिप को किस करके सक करता तो कभी स्मूच। थोड़ी देर बाद कुणाल फिर से अपनी टंग को नायरा के मुंह में एंटर कराता है, लेकिन इस बार वो सक नहीं करता, बस नायरा मुंह में अंदर लेकर जाता है। उसके इस एक्शन से नायरा समझ जाती है कि कुणाल चाहता है कि अब वो उसकी टंग सक करते हुए उसे फ्रेंच किस करे। नायरा भी कुणाल की टंग को अपने मुंह में लेकर एक लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है। इस बार नायरा की किस के साथ कुणाल और भी उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद कुणाल के हाथ नायरा की टॉवल को अलग कर देते हैं। अब कुणाल के सामने नायरा सिर्फ अपने ब्लैक इनरवियर्स में थी। उसे ऐसे देखकर कुणाल की सांसें और भी तेज हो जाती है। वो बिना देरी के नायरा के पूरे बदन पर अपने हाथ फिराने लगता है। उसकी टच से नायरा का शरीर सिहर उठता है। जब जब उसने महसूस किया उसके दिल से बस एक आवाज आई, उसे ये एहसास और चाहिए। करीब 20 मिनट की इंटेंस फ्रेंच किस के बाद दोनों को सांस लेने में मुश्किल होती है, तब जाकर एक दूसरे के होठों को आजाद करते हैं। कुणाल अपनी सांसों को जल्दी से संभाल लेता और नायरा के गले को डीपली फोर्स से किस करता है, जिससे नायरा आहें भरने लगती है। साथ ही उसके पूरे बदन में उसे एक अलग सी सिहरन महसूस होती है। नायरा की बॉडी का रिस्पॉन्स देखकर कुणाल और भी गहराई से उसे स्मूच करते हुए चूमता है। किस करते हुए वो बाइट्स भी करता है, जिससे नायरा कराह उठती है। उसकी आवाज सुनकर कुणाल खुश हो जाता है। होता भी क्यों नहीं जब उसकी पार्टनर को उसका हर टच इतना फील जो होता था कि उसकी हर अदा बस ये चाहती है कि ये समा कभी खत्म ना हो। इसी तरह कुणाल नायरा की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। गले से चेस्ट के खुले हिस्से पर चूमता है, उसके बाद कमर को अपने होठों से बनाए निशानों से तराशने लगता है। नायरा के हाथ भी कुणाल की शर्टलेस बॉडी पर घूम रहे थे, जो उसने पहले ही नायरा के शावर लेने जाने के बाद अपने शरीर से अलग कर दी थी। दोनों दुनिया जहान को भूले एक दूसरे में खोए हुए थे। कुणाल के हाथ अब नायरा की ब्रा की हुक पर जा थमे। उसने उसे खोल दिया, जिससे ब्रा लूज हो गया। फिर कुणाल नायरा की बेक को अपनी तरफ करता है और बेतहाशा उसे छूने लगता है। वही नायरा उसकी किस से बेडशीट को कसके पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर अकने लगा था। तभी उसे कुणाल के हाथ धीरे धीरे अपनी चेस्ट पर जाते महसूस होते हैं। तब जाकर नायरा को एकदम होश आता है और वो कुणाल के चलते हाथ को पकड़ लेती है। खुद के रोके जाने पर कुणाल अपनी उन्हीं नशीली आंखों से नायरा को देखता है, तो नायरा उसे देखकर अपना सिर ना में हिला देती है। उसके इस रिएक्शन पर कुणाल पप्पी फेस बनाकर बोलता है, जान, प्लीज आई वॉन्ट टू फील इट। रिलीव्ड फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। उससे आगे कुणाल कुछ और कहता या नायरा कोई जवाब देती, उनके रूम का डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर नायरा हड़बड़ा जाती है और कुणाल को देखकर टेंशन से कहती है, कुणाल कोई है, तुम इसे लगाओ, मुझे देखना होगा। कुणाल भी बिना किसी देरी के खुद को कंट्रोल करते हुए नायरा की ब्रा का हुक लगा देता है और उसे फिर से टॉवल से कवर कर देता है। फिर खुद अपने कपड़े लेकर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। नायरा भी जल्दी से अपनी नाइट ड्रेस जो बेड पर ही रखी हुई थी उसे पहनकर दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि बाहर यानी अनवी अपने हाथों में चाय और नाश्ता लिए खड़ी थी और मुस्कुराते हुए अपनी बॉस को एक टीसिक स्माइल देकर कहती है,
सॉरी बॉस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, तो ये बोलते हुए उसकी नज़र नायरा की कॉलर बोन बने लव बाइट गड़ी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। अन्वी की नज़र का पीछा करते हुए नायरा जब देखती है कि उसकी नज़र कहाँ है तो उसका फेस एक बार फिर लाल हो जाता है, इसलिए बिना कोई जवाब दिए नाश्ते जी ट्रे लेकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वही बेचारी अन्वी अपनी बॉस को शर्माता देख हंसने लगती है, जैसे उसने कुछ बहुत जरूरी देख लिया हो। वह जैसे ही मुड़ती है तो उसे अपने ठीक पीछे कुछ दूरी पर यानी कि अर्थ खड़ा दिखता है, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करते हुए देखे जा रहा था। तो अन्वी भी उसे बिल्कुल उसी तरह घुरते हुए अर्थ के करीब आ जाती है और अपनी आईज रोल करते हुए बोलती है, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, मुझे भी बताओ। उद्धरण चिन्ह। ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। कंफ्यूज्ड फेस, तुम यूं फुदकते हुए बॉस को क्यों चिढ़ा रही थी? ओह, तो तुम जासूसी कर रहे हो मेरी? ठीक है, अब जब तुम मेरे इतने बड़े दीवाने हो तो थोड़ा रहम कर ही देती हूँ। उसकी बातों पर अर्थ की बुहे आपस में सिकुड़ जाती है, लेकिन लास्ट लाइन से तो वह पूरा क्लीन बोल्ड हो जाता है। अन्वी, मैं वह देखकर आ रही थी जो चीज तुम्हारे अलावा हर कोई कर सकता है। अपने लवर को शर्माने पर मजबूर करना। स्माइल। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, उसके बाद वो वहां से एक बार फिर फुर हो जाती है। लेकिन छोड़ जाती है तो अर्थ का आश्चर्य से खुला मुंह। ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ नहीं समझा था, लेकिन बहुत कुछ भी नहीं समझा था। तभी कोई कोई उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, उसके कहने का मतलब ये है कि हर कोई तेरी तरह नहीं होता, जो अपने प्यार को अपने तक रखकर बिना उसे जताए और इजहार किए सिर्फ देखकर ही जी भर लेता हो। उद्धरण चिन्ह। अर्थ ने देखा तो उसके पीछे अविनाश खड़ा था। वह बोला, भाई आप क्या कहना चाहते हैं? अर्थ ने अनजान बनते हुए पूछा। अविनाश को जो कहना था वह पहले ही कह चुका था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना बोला, तू मेरा छोटा भाई है। बस एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह प्यार के वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन उस प्यार के वादे और इजहार करने वाले की आंखें नहीं। एक मुस्कान के साथ अर्थ के सर पर हाथ फेरकर वो अपने रूम में चला जाता है। वही नायरा के रूम में कुणाल शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसका सेल्फ कंट्रोल पहले उसकी ताकत था, लेकिन नायरा के सामने उसके सभी हथियार तो क्या वो खुद हार जाता था। उसे अच्छे से पता है कि शादी से पहले वो दोनों एक नहीं हो सकते। यही वजह थी कि उसने हर बार खुद को रोका, लेकिन कभी कभी उसके लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं होता था। जैसे आज करीब 10 मिनट शावर लेने के बाद कुणाल ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट में अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आता है। वह देखता है कि नायरा ने नेवी ब्लू कलर का नाइट ड्रेस पहना है, जिसमें उसके पैर विजिबल थे। नायरा को देखकर कुणाल की बॉडी फिर से गर्म होने लगती है, लेकिन इस बार वो एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाता है कि अभी वो टाइम नहीं है। खुद को दिलासा देते हुए कुणाल नायरा के करीब आ जाता है, जो बाथरूम का डोर खुलते ही नाश्ता लगाने लगी थी, जो एक हॉट पैन में रखा हुआ था। साथ ही चाय भी थी, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर टी मेकर के अंदर रखी हुई थी। कुणाल ने देखा कि नाश्ते में रेड सॉस पास्ता था और साइड स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज और गार्लिक ब्रेड, उसके साथ मसाले वाली चाय। इस कॉम्बिनेशन को देखकर कुणाल के मुंह से बस एक शब्द निकला, इंटरेस्टिंग स्माइल। स्माइलिंग फेस। नायरा। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। स्माइल एक बड़ी सी मुस्कुरा के साथ उसे बैठने का इशारा करती है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल भी खुश होते हुए बैठकर नायरा के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करता है। दोनों अपनी प्लानिंग की बातें करते हुए अपना नाश्ता खत्म करते हैं। उसके बाद नायरा सारे बर्तन नीचे किचन में रखने जाती है। जब वो किचन से बाहर निकलती है तो उसे गार्डन में अन्वी बैठी दिखती है, जो एकटक चांद को देखते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। उसे इस तरह देखकर नायरा हंसे बिना नहीं रह पाती। वो भी गार्डन के पास उस झूले पर अन्वी के पास बैठ जाती है। क्या देख रही हो, जरा मुझे भी बताओ और सुनाओ। अपनी बॉस को बगल में बैठे देखकर अन्वी खुद के इमोशन सही करके कहती है, नो बॉस, कोई बात नहीं है। फिर अपने बालों को खुद ही सहलाते, आप तो जानती हो ना बॉस की सुंदर और चमकती चीजें मुझे पसंद है, इसलिए उसे चांद की तरफ उंगली करते हुए देख रही थी। एक यही तो है जिसका जितना मन चाहे दीदार कर सकते हैं। भले ही वो दूर है, लेकिन फिर उम्मीद तो है कि जब रात आएगी तो चांद भी नजर आएगा। नायरा अन्वी के हर जज्बात को समझ रही थी। वो ये भी जानती थी कि ये जिंदादिल लड़की अपने ही दिल से हार चुकी है।
कुछ देर वो उसे इसी तरह देखती है, फिर अनवी के सर को सहलाते हुए कहती है, अगर दिल से दिल का कनेक्शन होगा तो अभी, नहीं तो बाद में वह हमें जरूर मिलेगा, तब तक के लिए हार मत मानो। फिर थोड़ा रुककर, अगर रास्ता मंजिल तक पहुंचने का सीधा नहीं है तो रास्ता बदल दो और कुछ मोड़ के बाद मंजिल अपने आप तुम्हारे करीब होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नायरा बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए चली जाती है। जब वो मुड़ती है तो कुणाल पहले से ही उनके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। नायरा उसे देखकर स्माइल करती है और उसके पास आकर कुणाल का हाथ पकड़ लेती है, फिर दोनों चले जाते हैं। अन्वी भी दोनों को देखती है, उसकी आंखों में हल्की नमी तो होती है लेकिन होठों पर मुस्कान जो साफ बता रही थी कि वो अपनी बॉस के लिए कितनी खुश है। फिर थोड़ी देर हुई बातों को सोचते हुए वो भी अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। अगली सुबह 3 बजे अलार्म के बजते ही कुणाल की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर चेहरा आ जाता है। नायरा, जो कुणाल को बाहों में समेटे इस तरह चिपककर सो रही थी जैसे उसने थोड़ी भी ढील दी तो कुणाल उसके हाथ से निकल जाएगा। कुणाल ने उसका सुंदर चेहरा देखा, जो अभी किसी बच्चे की तरह मासूमियत से चमक रहा था। फिर एक लाइट किस उसके लिप्स पर करके उठकर रेडी होने चला गया। जब कुणाल वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी नज़र सीधे बेड पर सर टिकाए नायरा पर पड़ती है, जो पहले से उसके आने का इंतजार कर रही थी। तुम जाग गई, कहते हुए कुणाल नायरा के पास आया और उसे गोद में उठा लिया। उसे अभी भी नायरा की फिक्र थी कि वह ठीक तो है, कल जो भी हुआ उसका दर्द और डर कम नहीं हुआ था। कुणाल की फिक्र भरी आंखों को देखते हुए नायरा ने कहा, पहले का पता नहीं लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये कहकर उसने कुणाल के दोनों चीक्स पर किस कर दी। किस करने के बाद अपना सर कुणाल की चेस्ट में छुपाते हुए प्यार से उसे विश करते हुए, गुड मॉर्निंग हब्बी, स्माइलिंग फेस। यही वो शब्द और पल था जहां कुणाल पिघल गया और उसकी पकड़ नायरा पर ढिली हो गई। उसके तुरंत बाद जब नायरा ने देखा कुणाल का ध्यान पूरी तरह से अपने ख्यालों में है, इसी का फायदा उठाकर वो कुणाल की पकड़ से छूट गई और भागकर जितनी फुर्ती में हो सकता था उतनी जल्दी अपने कपड़े लिए और धम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। वही कुणाल अपनी आंखें हैरानी से बड़ी किए नायरा को ही देखे जा रहा था। अब इसे देखना कम और घूरना ज्यादा कह सकते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फाइनली जब दरवाजे की आवाज से उसे होश आया तो उसने अपना सर जोर से झटक दिया और तैयार होने लगा। नीचे हॉल में सभी ने जरूरी तैयारी पहले ही निपटा ली थी, अब बस सब कुछ ले लिया ये चेक कर रहे थे। तभी अविनाश अपने हाथों में वेपन्स लेकर आया, जिसे देखकर उन चारों ने कंफ्यूजन से अवि को देखा। सबकी नजरों को देखकर अविनाश ने समझाया, उस हवेली के सीक्रेट रास्ते का कोड इन्हीं वेपन्स के अंदर है और यही वजह है कि लोग इसके पीछे पड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वे चारों अभी शॉक में ही थे कि एक बार फिर अविनाश ने कहा, उस कोड को डिकोड सिर्फ बॉस कर सकती है और यही वजह है कि उनकी आइडेंटिटी बाहर आते ही उन पर जानलेवा हमला हो गया। इस बात पर वो सब अपने होश में आए। फिर बोला, अभी अगर ऐसा है तो बॉस ने खुद को सामने दिखाकर बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर मोल ली है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सबने सर हिलाया, लेकिन अविनाश ने आरव को देखकर कहा, यही समय था बाहर आने का, अब जब उन्होंने इतने साल इंतजार किया तो बस छुपने के लिए। ये कहकर अविनाश ने बारी बारी सब पे नजर डाली, फिर बोला, नहीं, छुपना या भागना कभी मंजिल नहीं हो सकती, पहले ही हद पार हो चुकी है, अब सिर्फ वार हम करेंगे और उस बिल में छुपे जंगली चूहे का शिकार भी। उन सबको भी लगा कि ये सोचना कितना गलत था। सच ही तो है, छुपना किसी चीज का हल नहीं हो सकता। वे सब अभी अपनी सोच में डूबे हुए थे कि बाहर से खटखटाने की आवाज से उनका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि एक जा रहा था दरवाजा खोलने, इसलिए वह फिर अपने काम में जुट गए। तभी अविनाश एक लड़के के साथ अंदर आया तो सबका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। ब्राउन बाल, भूरी आंखें, पतले होठ, उसके ऊपर एक दिलक्स मुस्कान, 6 फुट कद और उस पे 6 पकस वाली बॉडी। कानों में ब्लैक स्टड, हाथों में स्मार्ट वॉच पहने उन सादे काले कपड़ों में किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वही उन 4 लड़कों के बीच में खड़ी अन्वी तो बेशुद्ध होकर उसे ताड़े जा रही थी। लेकिन ये 3 के बगल में खड़ा अर्थ गुस्से से कभी अन्वी को घूरता तो कभी उस लड़के को जिसका चाम उसे खतरा महसूस करा रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था सिवाय अपने गुस्से और फीलिंग्स को दबाने के। ये सुंदर नजारा और 2 जोड़ी आंखें देख रही थी।
ये कोई और नहीं नायरा और कुणाल थे जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए थे जब उस अनजान लड़के की एंट्री हुई। उस लड़के को देखकर नायरा की आंखें शरारत से चमकने लगी और उसने अनवी को इशारा किया। उसका इशारा समझकर अनवी उस लड़के को निहारने लगी। असल में पहले वो आश्चर्य से उसे देख रही थी, लेकिन जब उसने सीढ़ी पर आहट सुनी तो उसका ध्यान नायरा और कुणाल की तरफ चला गया जो एक दूसरे का हाथ पके वही स्टेयर्स पर खड़े थे। वो सब अभी असमंजस में खड़े देख ही रहे थे कि तभी अविनाश ने उन सब को इंट्रोड्यूस कराते हुए उस लड़के से कहा, ये हमारी टीम है। अर्थ A3 अयन, A4 अनवी, A5 आरब। फिर उन सबको देखकर, और ये है डॉक्टर श्रेयांश फ्रॉम नासेस, फॉर्मर डॉक्टर शिरीन के भाई। शिरीन का नाम सुनकर सबने एको के साथ श्रेयांश को देखा। तब तक नायरा और कुणाल भी नीचे आ चुके थे। श्रेयांश हमारी टीम को ज्वाइन करेगा और तुम लोगों के साथ अफ्रीका जाएगा। ये एक सर्जन है, मैंने स्पेशली उसे रशिया से अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। नायरा की बात सुनकर सबने सहमति में अपना सर हिला दिया। उसके बाद नायरा के इशारे पर वो सब वहां से अपने अपने रास्ते निकल गए। नायरा और कुणाल साथ में कुणाल के प्राइवेट जेट से राजस्थान के लिए चले गए, वहीं वो सब नायरा के प्राइवेट जेट से अफ्रीका के लिए निकल गए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े डाक रूम में चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। उनमें कई सारे चाकू घुसे हुए थे, साथ ही उनके मुंह में से सफेद झाग निकल रहा था। उस झाग से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बहुत ही जहरीले सांप ने डसा हो, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। उन लाशों और खून से भरे फर्श पर एक सफेद सांप रखते हुए बीच में एक बड़े सोफे पर बैठे आदमी के करीब जाने लगा। खून से लथपथ काले स्याही से भी काले कमरे में वो आदमी किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उस सफेद सांप पर पड़े खून के छींटे उसे और भी डरावना बना रहे थे। ध्यान से देखने पर वो सांप एकदम सफेद नहीं था, उसमें नीले रंग की लाइनें बनी हुई थी। वो सांप आकर उस आदमी के हाथ पर बैठ गया जो अपनी काली आंखों को बंद किए सर टिकाए गहरी सोच में बैठा हुआ था। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा भावहीन था, जैसे उसे भी इस नजारे की आदत हो। तभी एक सर्द आवाज आई, मुझे नायरा चाहिए किसी भी हाल में, पता लगाओ। वो दोनों कहाँ गायब हो गए और एक बात, इस गंदगी को साफ करो। उद्धरण चिन्ह। बगल खड़े आदमी ने बिना देरी के सर झुकाकर कहा, जी मालिक। तब तक वो आदमी अपने हाथ में लिपटे सांप को सहलाते हुए वहां से जा चुका था। उस डाक रूम से निकलकर वो एक सफेद संगमरमर से बने भव्य विला में चला गया जो उस डाक रूम से जुड़ा था, मगर डाक रूम विला के पिछले हिस्से में छुपा हुआ था। उस विला में आकर वह सीधे अपने कमरे में गया और एक पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। वो आदमी काफी देर तक उस मूर्ति को घूरता रहा, फिर एकदम से ठहाका लगाकर हंसने लगा। हा 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 हा, तारिणी तारिणी। एकदम सनकी की तरफ उसने नाम पुकारा। स्माइल विद हॉर्न्स। मान गया तुम्हारी बेटी को, मेरे पंजे से निकल गई। उस मूर्ति के गाल को सहलाते हुए, काश वो मेरी और तुम्हारी बेटी होती तो मुझे कितना फक्र होता, ये कहते हुए कि देखो ये मेरी बेटी है, एकदम बेमिसाल। मगर काश तो काश होता है ना, जिसे जीते हुए मुझे सालों बीत गए। पाउटिंग एंग्री। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और मूर्ति को घूरते हुए बोला, उस आर्यन से तुम्हें अलग करके मैं बहुत खुश था, बहुत ज्यादा। पल पल उसे तड़पता देख मेरे जले हुए दिल को ठंडक मिलती थी, लेकिन तुम्हारी इस बेटी को देखकर एक बार फिर मैं उस आर्यन से हार गया मैं। जलन होती है यहाँ दिल की तरफ इशारा करते हुए, जलन होती है बहुत ज्यादा जब भी ये देखता हूँ कि तुम्हारी एक बेटी है जिसका पिता मैं नहीं कोई और है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। आर्यन अपनी CEO की चेयर पर बैठे सालों पुराने कंपनी की परफॉर्मेंस की फाइल देख रहे थे। उनकी डेस्क पर ऐसे ही पुरानी फाइलों का ढेर पड़ा हुआ था। आर्यन अभी पढ़ ही रहा था कि उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, आर्यन ने अपनी हमेशा वाली ठंडी आवाज में कहा। परमिशन मिलते ही ऑफिस के बाहर खड़ा लड़का अंदर आया। आर्यन ने उसे देखा तो उनके भावहीन चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। हाँ श्री, बोलो तुम्हें क्या काम था? आर्यन ने फिर से फाइल को पते हुए उससे पूछा। श्री, सर कंपनी के आधे से ज्यादा स्टाफ ने जॉब से रिजाइन कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण। ये सुनकर आर्यन को कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो एक एविल स्माइल देते हुए बोले, जाने वाले को कौन रोक सकता है।
आर्यन की बात सुनकर श्री कुछ समझ नहीं सका। तभी आर्यन ने आगे कहना जारी रखा, उन सभी को जाने दो, लेकिन फिर अपने हाथों से उस फाइल के ढेर की तरफ इशारा करते हुए, इन फाइल्स में मैंने रेड मार्क किया है और उनकी गलती में जो भी शामिल है उन्हें निकाल दो। साथ ही लीगल टीम को इन्फॉर्म करो और उन एम्प्लॉयर्स पर केस करो जिसने हमारे नाम का गलत इस्तेमाल किया और पैसों की हेरा फेरी करी। उद्धरण चिन्ह। श्री ने ध्यान से सब सुना और अपना सर हिला दिया। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि वो ऐसा फैसला लेंगे, बल्कि उसे ये पता चला कि उनकी बॉस का बिजनेस माइंड बिल्कुल उनके पापा की तरह शार्प है। मन ही मन ये सब सोचते हुए वो फाइल्स लेकर जैसे ही जाने को था, तभी एकदम से आर्यन ने पूछा, नायरा और कुणाल की क्या अपडेट है? वो दोनों कहाँ तक पहुंचे? क्या उन्हें आने में समय लगेगा? ये कहते हुए आर्यन श्री को और भी तेज घूरने लगा। नहीं सर, मेरे पास को अपडेट नहीं है, सिवाय इसके कि बॉस और कुणाल सर एकदम ठीक है। आर्यन ने आगे कोई सवाल नहीं किया तो श्री भी अपना काम करने चला गया। आज आर्यन को फिर से बिजनेस संभालते हुए ये तीसरा दिन था। उसी समय दूसरी तरफ राजगंज में सुबह के 9 बजे एक बड़ी सी हलवाई की दुकान, या कह सकते हैं कि वहां के सबसे बड़े भोजनालय के सामने दो लोग खड़े थे जिन्होंने राजस्थानी कपड़े पहन रखे थे। दोनों दिखने में शादीशुदा लग रहे थे। जैसे ही वो दोनों अंदर आए उसी वक्त सबकी नजर उन पर पड़ गई, लेकिन किसी के घुरने ने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। दोनों डेस्क के पीछे बैठी 40 साल की औरत के सामने खड़े हो गए। उनमें से जो लड़की थी उसने हरे और नीले रंग की घाघरा चोली पहन रखी थी। उसका चेहरा चुनरी से ढका हुआ था। वही उस लड़के ने गहरे हरे रंग का कुर्ता और एक कान में सादी सी सोने की बाली पहन रखी थी। हल्की दाढ़ी और घनी मूंछ के साथ वो किसी ठाकुर से कम नहीं लग रहा था। लड़की ने उस औरत से कहा, राम राम काकी सा फोल्डेड हैंड्स। लड़की की मीठी आवाज सुनकर औरत ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, राम राम बिटिया। स्माइल थे कौन हो, दिखने में तो नए लागो से। लड़की हंसते हुए, के काकी सा आप तो अंतर्यामी निकरी, दरअसल मैं और मारो बिंद जयपुर के ठहरे और किसी को कोनी जानते जे वास्ते हम यहाँ काम की तलाश में जा पहुंचे। उस औरत ने ध्यान से दोनों को देखा और हंसते हुए बोली, तुझे बात से कोई नहीं, मैं हुना थारी काकी, चाल मारे साथ में थम दोनों को काम बता दूंगी। थम दोनों एकदम सही टाइम पर आए हो। आज बड़ी हवेली माँ दावत से जाके खातिर ज्यादा लोगानी जरूरत पड़ सके है। वैसे थे दोनों का नाम काई है? उनकी बात पर लड़की ने थोड़ा सोचा, फिर हंसते हुए बोली, मारो नाम सितारा है और महारे बिंद का नाम वीर। काकी, घड़ो चोखो नाम से थे दोनों को, और थे दोनों की जोड़ी नाम से भी चोखी वो के कहे से हा। घड़ी फूतरी जोड़ी से थे दोनों की बलाया लेते हुए काकी ने कहा। थोड़ी बातचीत और काम दिखाने के बाद वो औरत चली जाती है। वही घूंघट उठाकर लड़की ने एक गहरी सांस भरती है, तभी उसे किसी की घूरती नजर का एहसास होता है। जब वो देखती है तो उसके बगल में खड़ा लड़का हैरानी से उसे ही ताक रहा था। कु ना ल नायरा ने जोर से उसके कान के एकदम करीब जाकर पुकारा। हा, कुणाल नायरा की तेज आवाज सुनकर एकदम से हड़बड़ाकर सिर्फ हा ही बोल पाया। नायरा ने उसे नजरअंदाज किया और बोली, हमें जल्दी से काम करने की जरूरत है ताकि उन हवेली वालों के होश उड़ जाए हमारे खाने को खाकर। लास्ट लाइन कहते हुए नायरा के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। कुणाल भी उसकी बात समझ गया और नायरा को बेक हग करके बोला, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा मेरी जान। फिर नायरा से अलग होकर कुणाल ने एक हाथ अपने सीने पर रखा और नायरा के सामने झुककर, आपका ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है रानी सा। हे बा, उसने खींचते हुए कहा। उसकी मस्करी पर नायरा हंसे बिना नहीं रह सकी। तभी कुणाल फिर से उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से सटाकर बोला, वैसे ये राजस्थानी कब सीखी? घड़ी चोखी लागे से थारे मुंह से, मारी प्यारी बिंदनी। स्माइल। नायरा, बस अब हो गया, काम पर ध्यान दो, नहीं तो पहले ही दिन नौकरी से हाथ धो बैठेगे। उद्धरण चिन्ह। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी प्यारी बिंदनी की नौकरी से निकाले? ये कहकर कुणाल ने अपना सीना और भी चौड़ा कर लिया, जैसे बोल रहा हो कि तुम्हें किस बात का डर है जब मैं दी कुणाल कपूर तुम्हारे पास है। वही कुणाल की बात सुनकर नायरा ने अपना सर पीट लिया। क्या करूं मैं इसका? बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी हम कुणाल और नायरा नहीं है बल्कि वीर और सितारा है। उसने सोचा। नायरा ने कुणाल को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई।
उसने अभी आलू छीलना शुरू किया ही था कि तभी और दो लोग अंदर आ गए उस औरत के साथ। तब तक कुणाल भी नायरा के बगल में बैठकर मिर्ची काटने लगा। नायरा ने अपने घूंघट के अंदर से उन दोनों लोगों को देखा जिन्होंने एक जैसे डार्क नीले रंग का सफारी सूट पहना हुआ था। फिर वो बड़ी सी मुस्कान के साथ उस औरत को देखने जिन्हें उसने काकीसा कहा था। काकीसा भी मुस्कुराते हुए बोली, थे दोनों को आज शाही दावत तैयार करनी है। आज हवेली माँ बहुत बड़ी पूजा से, जो हर साल होवे से हवेली नी राजकुमारी के नाम पे, जे वास्ते आज पूरे राजगण नो न्योता है। उद्धरण चिन्ह, आज महाभोज से जेमाटे, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी, सूखे आलू नी सब्जी, पूरी, मावा नो हलवो, मोतीचूर नो लड्डू और बेसन की बर्फी। उनकी बात सुनकर नायरा ने जवाब दिया, थम चिंता ना करो काकीसा, सब तैयारी समय से पहले हो जाएगी। स्माइल। नायरा के ये कहते ही वो औरत मुड़ी फिर उन दोनों आदमियों से बोली, जे दोनों, नायरा और कुणाल की तरफ इशारा करते हुए, आज शाम हवेली आ जावेगे। उद्धरण चिन्ह, दोनों आदमियों ने नायरा और कुणाल को देखा और सर हिलाकर बोले, ठीक है मीना जी काकीसा, बस ध्यान रहे कि समय पर खाना हवेली पहुंचा दिया जाए, नहीं तो आप ठाकुर साहब को जानती ही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कहकर और एक तेज नजर नायरा और कुणाल को देकर वहां से चले गए। मीना जी ने कहा, वीर सितारा थे, दोनों जल्दी हाथ चलाओ, मैं जरा दूसरों काम कर लेऊं। उनके जाने के बाद कुणाल ने उदासीनता से नायरा से कहा, उस हवेली की असली राजकुमारी तुम हो, लेकिन तुम्हें उसके अंदर जाने के लिए कैसे नौकरों से काम करने पड़ रहे हैं। वही वो ठाकुर परिवार हवेली को हद पे बैठा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। फिर गुस्से से, ये सब उस रमन सिंघानिया का करा धरा है। कुणाल को गुस्से में देखकर नायरा उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाई। कुणाल, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं बल्कि अपनी नजर को अपने लक्ष्य पर रखने का है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें उस हवेली में घुसना ही पड़ेगा। बाकी बात रही असली राजकुमारी की, तो आज वक्त उनका है, लेकिन कल कब पलड़ा उल्टा पड़ जाए किसे पता। कहते हुए नायरा के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। कुणाल ने नायरा को देखा और उसकी बात समझ गया। दोनों फिर से काम पर लग गए। नायरा गट्टे की सब्जी बनाने के लिए बेसन गुथने लगी, वही कुणाल ने मिर्ची काटना खत्म किया और अब प्याज को काटने लगा। बेचारा प्याज को काटते हुए कुणाल की आंखें जलन से लाल होने लगी। नायरा जो उसके बगल में बैठी उसे भी जलन होने लगी, तो उसकी नजर कुणाल पर गई जो अपनी आंखें मीचकर हल्की बंद ब्लू इट और चालू करते हुए प्याज ऐसे काट रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। नायरा कभी कुणाल को देखती कभी प्याज को, जिसे बेरहमी से कुचला जा रहा था। नायरा के दिल से बस दो शब्द निकले, बेचारा प्याज, डिसअपॉइंटेड। तब तक कुणाल ने भी नायरा की नजर खुद पर नोटिस कर ली। फिर एक आईब्रो उठाकर कंफ्यूज्ड फेस, बेचारा ये प्याज नहीं है, मैं हूँ महारी प्यार बिंदनी। उद्धरण चिन्ह। कुणाल की बात सुनकर नायरा ने हैरानी से देखा और सोचने लगी, इसे कैसे पता चला मैंने क्या कहा। नायरा को फिर से सोचता देख कुणाल नायरा के करीब गया और उसके माथे पर आती लट को अपने मुंह से फूंक मारकर उड़ाकर बोला, यू सिली गर्ल, अगर ऐसे लिपसिंक करके कहोगी ऊपर से इतने एक्सप्रेशन के साथ, तो कोई कैसे ना मन की बात समझ सकेगा। फिर अपने कंधे उचकाते हुए, खैर ये तो मैं हूँ जो तुम्हारी आंखों को पक ही दिल की बात जान सकता हूँ। स्माइल। नायरा ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, क्योंकि ये बात सच थी कि उसके पापा के बाद अगर कोई उसे उससे ज्यादा जानता और समझता था तो ये उसका कुणाल है। शाम का समय 5 बजे। जल्दी ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया। नायरा और कुणाल को हवेली वालों और उनके कुछ खास लोगों के लिए बनाना था, बाकी पूरे राजगण के लोगों के लिए दूसरे लोगों ने बनाया हुआ था। जल्द ही समय भी हो गया। पूजा तो 3 बजे ही निपट गई थी और अब सबके खाने का समय था। नायरा और कुणाल दोनों अपने सामने बनी बड़ी सी हवेली के सामने खड़े थे। वो हवेली बहुत ही भव्य लग रही थी। उसे किसी महाराज के महल से कम नहीं कहा जा सकता था, और हो भी क्यों ना, ये पहले एक राजा का राजमहल ही तो था जिसकी गद्दी पर बैठकर कई पैरियों ने राज किया। अंदर जाने से पहले नायरा और कुणाल ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गए। हाथों में हाथ लिए एक लय में चलते हुए दोनों का जोड़ा अति सुंदर लग रहा था।
जिसे देखकर सामने से आते आदमी को ठोकर लगी। उसने खुद को तो संभाल लिया, मगर उसके हाथ की टोकरी उछल पड़ी और अगले ही पल गेंदे और गुलाब के फूल की बारिश नायरा और कुणाल के ऊपर होने। अपने ऊपर गिरते फूलों को देख नायरा के होठ अपने आप मुस्कुरा उठे और अपना एक हाथ आगे करके फूलों की महसूस करने लगी। वही कुणाल तो बस अपने प्यार की निहारने में लगा हुआ था। पर्पल नेट की चुनरी में खिला हुआ चेहरा जिस पर सितारों की तरह नक्शी की हुई थी। सिल्क के घाघरा और चोली में वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। कुणाल का दिल नायरा को देखते हुए जोर से धड़कने लगा। उसकी तेजी इतनी हो गई कि उसने अपना दिल एक हाथ से थाम लिया। हाँ, ये स्माइलिंग फेस, ये तो मेरी जान लेकर मानेगी। तभी एक तेज आवाज के साथ कुछ टूटने की आवाज आई। उसी पल में दोनों होश में आ गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। नायरा मुस्कुराते हुए फूलों को अपने ऊपर देख रही थी। वही कुणाल अपने दिल को थामे नायरा को निहारने में मग्न था। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे दोनों को होश आया। फिर उस दिशा में ये देखने के लिए आगे बढ़ गए कि उधर क्या हो रहा है और ये आवाज कैसी। हवेली के अंदर माहौल बहुत गर्म था। नायरा और कुणाल ने देखा कि हॉल में एक लड़की, जो कि दिखने में करीब 20 साल की होगी, बहुत ही गुस्से में फर्श पर पड़ी लड़की को घूर रही थी और अपने हील पहने पैर से उसके हाथ को बड़ी बेरहमी से कुचल हुए कहने लगी, यू ब्लडी गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिरने की? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही वो लड़की बिखरे हुए कांच के ऊपर बैठी अपने दर्द को सहते हुए बार बार अपना हाथ उसके पैर के नीचे से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वहां आसपास खड़े नौकर और रिश्तेदार उसे दया से देख रहे थे। नायरा ने उस लड़की को देखा। डार्क ब्राउन आंखें, गाल पर सुंदर सा तिल और तीखे नैन नक्श के साथ वो काफी सुंदर लग रही थी। वहां मौजूद हर इंसान सोचा कि कितनी दयनीय लड़की है। नायरा ने उसकी आंखों में वो देखा जिसे कोई नहीं देख पाया। उस लड़की का दर्द उसके आत्मसम्मान के सामने बहुत थोड़ा था। वो गिड़गिड़ाई नहीं, ना ही उसने खुद को जाने देने के लिए माफी मांगी। उसने बस अपनी सारी ताकत अपने हाथ को उस घमंडी लड़की के पैरों से आजाद करने के लिए लगाई। जब उस लड़की का हाथ निकलने ही वाला था कि तभी उस घमंडी लड़की ने एक बार फिर उसका हाथ जोर से अपनी हील के नीचे कुचल दिया, जिससे एक बार फिर फर्श पर पड़ी लड़की की दर्द भरी आह पूरे हॉल में गूंज गई। ये नजारा देखकर नायरा की आंखें गुस्से से अपना रंग बदलने लगी। उसने जैसे ही अपना एक कदम उस लड़की को बचाने के लिए उठाया, तभी एक हाथ द्वारा फिर से खींच लिया गया। नायरा ने अपने उसी गुस्से से भरे चेहरे के साथ पीछे देखा तो कुणाल उसका हाथ खींचते हुए हवेली के एक कोने में ले आया। उसे इस तरह से लाने पर नायरा चिक कहती है, क्या है कुणाल, तुमने मुझे यूं अचानक क्यों खींचा? छोड़ो, मुझे जाने दो। इसकी उस लड़की की तरफ देखते हुए, सारी हैकरी तो मैं निकालती हूँ। बददिमाग, बदतमीज, बेहुदा, बेसुरी कही की। लुक ऑफ ट्रायम्फ, पाउटिंग, एंग्री। ऐसे पता नहीं कितने नामों से बुलाते हुए नायरा हर एक नाम पर कुणाल के सीने को हिट करती। बेचारा कुणाल तो अपनी जान का ऐसा रूप देखकर शौक में ही चला गया। उसकी नायरा कब से दूसरों के नामकरण करने लगी, मन ही मन सोचते हुए कुणाल नायरा के क्यूट से गुस्से से फूले चेहरे को देख रहा था। तभी एकदम से उसे एक आइडिया आया। कुणाल ने नायरा को हग कर लिया और शरारत से बोला, जान, तुम उसकी मदद करना चाहती हो ही ना? नायरा ने बिना किसी देरी के कहा, बिल्कुल मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुसीबत में है, लेकिन उसकी सहन शक्ति और आत्मसम्मान को देखते हुए मेरा दिल उसकी मदद करना चाहता है। स्माइल। कुणाल, ठीक है फिर तुम उसकी मदद करोगी, मगर खुद को दिखाए बगैर। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नायरा की आंखें अचानक चमक उठी। फिर कुणाल को देखा, जिसकी नजर उस पर थी, अब कहीं दूर देख रहा था। नायरा ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और देखा, उसकी नजर लाइट्स पर पड़ी। नायरा ने ध्यान से वायर को देखा, जो हॉल के सोफे से थोड़ी दूरी पर बने पिलर पर लगी हुई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर इस हादसे में जब वो लड़की यहाँ की नकली राजकुमारी, क्योंकि असली तो सिर्फ नायरा सिंघानिया है, स्माइलिंग फेस द्वारा फेंकी गई, तो गिरते हुए उस लड़की ने सिर्फ कांच के राउंड सेंटर टेबल को ही नहीं गिराया, बल्कि उसके हाथों में वायर भी फंसकर टूट गई थी। नायरा ने हॉल का नजारा देखा, अब ये और भी बदतर हो चुका था।
उस नकली राजकुमारी ने पूरे भरे हुए जग को लड़की के सर पर उलट दिया, लेकिन इसे देखकर नायरा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक डेविल लुक आ गया, स्माइल विद हॉर्न्स। कुणाल भी मुस्कुराते नायरा के हाव भाव देख रहा था। फिर बिना किसी देरी के नायरा ने अपनी आंखें बंद की, जिसके अगले ही पल उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठी। नायरा ने पूरे ध्यान से उस टूटे हुए तार पर अपनी आंखों टिका दी। कुछ ही सेकंड में वो वाया अपनी जगह से खिसककर थोड़ी दूरी पर खड़ी लड़की की तरफ जाने लगा। इस दूरी को कम करते हुए करीब 20 सेकंड में वो तार बिजली से मिल गया और सीधे उस लड़की खुले पैर पर किसी सांप की तरह लिपट गया। आह, वेरी फेयरफुल, एक आह के साथ घमंडी राजकुमारी ऐसे ही बिजली के झटकों के मजे लेने लगी। उसे दर्द में तड़पते देख नायरा का गुस्सा शांत हो गया। उसके मुंह से निकली हर एक आह नायरा से बस ये कहती, ये वही थी जो दर्द चाहती थी, ना कि वो। वैसे भी कहते हैं ना, जब तक कोई खुद दर्द को सहन करके नहीं देखता, तब तक उसे सामने वाले का दर्द महसूस नहीं होगा। वही उस लड़की को पहले ही लात मारकर दूर पटक दिया गया था, इसलिए उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो खुद को संभाले सामने खड़ी लड़की को झटपटाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू थम गए और बेजान चेहरे पर अचानक चमक लौट आई और एक मजाक से भरी मुस्कान खिल उठी। मुझे लगा था देर सवेर सही इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी और तब मैं बैठकर तमाशा देखूंगी। मगर ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज था। शायद इसके पाप का घड़ा जल्दी ही भर गया, लड़की ने सोचा। वही नायरा शैतानी हंसी हंसते हुए उस नकली राजकुमारी को देखकर हल्की मगर डरावनी आवाज में कहती है, जन्मदिन मुबारक। और ये था तोहफा, जिसे कोई आसानी से नहीं भुला सकता। स्माइल विद हॉर्न्स। कुणाल भी मजे से शो देख रहा था। बेचारी जो थोड़ी देर पहले सिर्फ गिरने पर इतना हंगामा कर रही थी, वही उस शौक से निकलने के बाद दूसरे शौक में जाने के लिए तैयार हो रही थी। थरथराते हुए उसके हेयर स्टाइल के बाल किसी उजड़े हुए चमन की तरह खड़े हो गए। उसकी ऐसी हालत पर सभी नौकर और रिश्तेदार मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी उस घमंडी लड़की की मां आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये कहते हुए वो जैसे ही आगे आई, अपनी बेटी को देखकर सदमे में चिल्लाई, जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिना किसी देरी के वो 9-2-11 हो गई। उसकी इस हरकत पर नायरा ने मुंह बनाकर कहा, कितनी मतलबी माँ है, अपनी बेटी को दर्द में देखकर भी नहीं रुकी। वैसे सही भी है, जैसी माँ वैसी बेटी।